जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, मुंबई के गरीब नगर में जो डेमोलिशन का कार्य चल रहा था वो 85% लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इस गरीब नगर का ताल्लुक बांग्लादेशी जो बंगाल के थ्रू आते हैं, और फिर जो ये एक पैटर्न रहा है कि पहले बांग्लादेशी जो घुसपैठ करते हैं बंगाल के थ्रू, फिर वो देश भर में अलग अलग राज्यों में और खासतौर से जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट मेट्रो सिटीज है उनमें उनको स्ट्रेटेजिकली बसाया जाता है। अब उस डेमोलिशन से बहुत सारे लोग परेशान हैं और अब सवाल तो ये आ रहा है कि वहां पर जो इलीगल लोग रह रहे थे, जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी भी शामिल है, उनके उनके ऊपर बड़ा सवाल उठ गया है। इनफैक्ट एक नैरेटिव ये भी आ रहा है कि भाई यहाँ पर गरीबों को हटाया जा रहा है, बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अब ये इलेक्शन में तो ये इंडियंस थे, अब ये बांग्लादेशी, जो कि तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। और इसको समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर जी नमस्कार, दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। हिमांशु जी, जो मुंबई के गरीब नगर में डेमोलिशन का कार्य चल रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है 85% तक। लेकिन जो वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नैरेटिव चल रहा है, एक नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई ये इंडियंस थे पहले इलेक्शन के टाइम पे, अब ये बांग्लादेशी हो गए हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, ऑल दैट। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इन सारी चीजों को बड़ी नजदीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे मैं थोड़ा सा इस पर विस्तार से जानकारी चाहूँ। देखिए अंबर जी, एक चीज भली भांति हमें समझने की जरूरत है। ये गरीब नगर की जो बस्ती है ना, वो बस्ती रेलवे की जमीन के ऊपर बनी है। और ये जगह कहाँ है? बांद्रा टर्मिनल स्टेशन के पूर्वी भाग में। और ये तकरीबन 5300 स्क्वायर मीटर की जगह है। अभी वो 5300 स्क्वायर मीटर की जगह के अंदर कम से कम 12 ट्रैक और डाले जा सकते हैं रेलवे के। और वो जगह को, उसके लिए एक कायदा की स्ट्रगल रेलवे पिछले 8 सालों से करता आया है। 2017 में केस दाखिल किया था, मगर हमारी एक जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम की बदौलत ये बस्ती फूली फाली थी। आज आप देख रहे हैं ये कि ड्रोन से लिए गए शॉट्स दिखाते हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो पूरे के पूरे डिमोलिश कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट ने 29 अप्रैल को इसका जजमेंट दिया था, और जिसमें बोला था कि ये तकरीबन 600-700 करोड़ की रेलवे की प्रॉपर्टी को खाली करवाया जाए, और उसमें से बसते हुए सभी लोगों को, जिसमें उन्होंने एक्सेप्शन डाला था तकरीबन 100 लोगों के घर का, और वो भी सिंगल मंजिला घर। वो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने छोटे से गाले के अंदर, छोटी सी कुटिया के अंदर 4-4 माल बना दिए थे। रेलवे ओवरब्रिज जो होता है ना, उससे भी ऊपर उनका घर जाता था। ये तो मैंने खुद देखा हुआ है, क्योंकि बांद्रा टर्मिनस से आते जाते लोगों को इससे जो दिक्कतें होती थी, रेलवे लाइंस की इलेक्ट्रिफिकेशन को जो दिक्कतें होती थी, वो भयानक थी। मगर हमारे एक डेफिनेट, जिसको हम कहें लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के तहत इन लोगों को बसाया गया था। इनको बसाया गया था कब पता है आपको? सुनील दत्त के एमपी होने के वक्त, जबकि मैं बंबई में खुद नौकरी करता था, पत्रकारिता बंबई के अंदर करता था उस वक्त, और मैंने ये नजर से देखा है कि इसी इलाके में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वेपन्स लेके घूमते थे। इसके आजू बाजू के इलाके में ये एक बड़ा भयानक इलाका कहा जाता है। अभी तो खैर काफी ठीक चल रहा है वहां पर, मगर ऐसी बस्तियां बनी हैं जो हमारे एशिया के सबसे बड़े स्लम, जिसको हम धारावी कहते हैं, वो इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसको भी शर्म में ना डाल दे, ऐसी चीजें थी। मगर ये जो इकोसिस्टम है ना, आपने जो इंट्रोडक्शन में बताया ना कि ये हो क्या रहा था, ये बांद्रा से बंगाल की कड़ी बैठती है। बंगाल में 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आए और काफी अवैध घुसपैठियों ने भागना शुरू कर दिया। काफी लोग तो भाग गए, काफी लोग तितर बितर हो गए।
अब जब हम कहते हैं ना तितर बितर का मतलब क्या होता है, कोई बंगाल से निकल के झारखंड में भागा, कोई बिहार में भागा, वो सोच के कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा वापस चले जाएंगे। क्या ये होने वाला है? यहां बस्तियों में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। बहुत से लोग तितर बितर हो रहे हैं। मैं आपको मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे एक बांग्लादेशी दोस्त का एक दिन अननोन इंडियन सिम से नंबर फोन आता है, जिनको मैं कहीं मिला था, शायद कहीं बाहर के ट्रिप पे उनको मिला था, हमारे दोस्त हो गए थे, कॉन्फ्रेंस में थे। तो वो भाई साहब का फोन आता है। वो मैंने पूछा उनको कि आप कहां पर हो? कि भैया मैं बंबई आया हूं। बोला आप बंबई कैसे आ गए? कहां पर हो बंबई में? तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। वहां जाके जब मैं देखता हूं, आई वॉज सरप्राइज्ड, देयर वर 90% बांग्लादेशीज लिविंग देयर, और किसी के पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। ये तकरीबन 8 से 10 साल पहले की बात है। ये 10 सालों में तो काफी लोगों ने अपने इकोसिस्टम के जरिए आधार कार्ड बनवाए, रेशन कार्ड बनवाए, और अब जो नैरेटिव चल रहा है ना प्रेस के अंदर कि चुनाव के वक्त हम भारतीय थे अब बांग्लादेशी हो गए। हाँ, आपको भारतीय बना के आधार कार्ड दिए गए थे, आपको वोटर आईडी दिए गए थे डेफिनेट पार्टी को वोट करने के लिए, मगर वो पार्टी तो नसीब से जीती नहीं महाराष्ट्र के अंदर, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया। तो ये एक इकोसिस्टम, जो बांद्रा के गरीब नगर की बात हो रही है ना, बांद्रा की बात हो रही है स्पेसिफिक, तो इसका एक दूसरा उदाहरण हमें मिलता है इससे 4 महीने पहले अहमदाबाद के जुआपुरा में। वहां भी इसी प्रकार की स्थिति है कोई। अच्छा हिमांशु जी, आप पहले, जब इससे पहले आप इस पर कुछ ऐड करें तो मैं आपसे एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ ताकि आप इसको और एलेबोरेट कर पाए। हमने ये पैटर्न देश भर में देखा है कि ज्यादातर ऐसे लोगों को रेलवे लाइन के आसपास बसाया जाता है, बस्तियां बनाई जाती, मोहल्ले बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर, लखनऊ, आप कहीं पे भी चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, कुछ इसी तरह का सिमिलर पैटर्न नजर आता है। इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि जो जमीन जिसका कोई सीधा वारिस नहीं होता ना, मतलब खानदानी वारिस नहीं होता ना, रेलवे की जमीन के ऊपर दावा कौन करता है? रेलवे करती है। और जब तक आरएएफ उसमें आके एक्ट करे उससे पहले तो 2000-5000 की बस्ती बन जाती है वहां पर, तो लोग आके पथराव करते हैं, तो वो बेचारे 5 या 10 आरएएफ के जवान भाग जाते हैं। ये पैटर्न लखनऊ में है, जो वही पैटर्न आपको राजस्थान के कई शहरों में मिलेगा, वही पैटर्न आपको गुजरात में मिलेगा, सूरत के बाहर भी आपको ये पैटर्न मिलेगा। अवैध रेलवे की जमीनों में अवैध कब्जा करके अपनी छोटी छोटी झुग्गी बस्तियां बना लेने का काम, और वहां पर ज्यादा करके आपको दूसरे राज्यों से भाग के आए और ऐसे घुसनखोर बांग्लादेशी जो क्रिमिनल्स है ना, वही दिखेंगे। देखना आप जी कि यूपी में कोई मर्डर करके आए हैं तो वो रहेंगे कहां? ऐसे ही कोई बड़े शहर के चलाते होंगे रिक्शा, यहां आके क्राइम नहीं करेंगे, मगर रहेंगे ऐसी बस्तियों में जो अवैध निर्माण हुई हो। और रेलवे ने ये 4 तारीख में जो रिजल्ट आया ना, और बंगाल से जो साफ सफाई शुरू हुई है ना, वो साफ सफाई को प्रधानमंत्री बड़े पैमाने पे लेना चाहते हैं। अभी 24 घंटे नहीं हुए जो एक प्रधानमंडल की बैठक हुई थी, ईयरली रिपोर्ट वाली, 4.5 घंटे चली थी। वो बैठक के अंदर, जहां तक मुझे पता है, वो बैठक के बाद गृह मंत्रालय से भाजपा शासित 22 राज्यों के मुख्य प्रधानों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां जहां इस प्रकार के डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूं मैं, यहां कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, मगर हर एक गुनाहखोरी एक ही धर्म से क्यों होती है वाला सवाल आता है। तो वहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो जो विस्तारों में आपके राज्य के वहां डेमोग्राफिक चेंजेस दिख रहे हैं, वहां तय पता लगा के
वही तरीके से हो तो ठीक बात है, अवैध हो तो उसको ऊपर तात्कालिक अपने कार्य किया जाए। और यही काम गुजरात में भी होगा, राजस्थान में होगा, एमपी में होगा, यूपी में भी होगा। यूपी में तो बाबा बुलडोजर चला ही देते हैं। इनफैक्ट बुलडोजर की बात थी, यूपी और झारखंड जैसे राज्यों को तो हाई कोर्ट कई बार बोल चुकी हैं उन सरकारों को कि भाई डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब प्रदेशों की, हमारे राज्य देश की संस्कृति पे असर पड़ रहा है, आप संज्ञान लें, तब जाके ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है? रेलवे की जमीनों पे कब्जा या इस तरह की जमीनें जो किसी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ी है, जिनका कोई इंडिविजुअली ऐसा कोई वारिस नहीं है, उनको इस तरह से लाकर झुग्गी बस्ती में ऐसे लोगों को अवैध तरीके से बचाया जाता है। कौन लोग हैं, क्यों होता आया है? मतलब मोटा मोटा तो सबको समझ में आता है, थोड़ा विस्तार से मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि ये सिस्टम कैसे काम करता आ रहा है अभी तक, जिस सिस्टम पे सरकार क्रैकडाउन कर रही है। ओके, मैं आपको एक फैक्चुअल उदाहरण दूंगा। जो चीजें आज भी है उसका एक उदाहरण देता हूं, एक नॉर्थ का और एक वेस्ट का। दोनों जगहों पे यही चीज हो रही है। 1971 के बाद जब शरणार्थियों का फ्लो शुरू हुआ, 74 के बाद तो ज्यादा, और जो बांग्लादेशी लोग भारत के अंदर घुस के आए, अगर समझ लो कि 100 बांग्लादेशी घुसखोर पश्चिम बंगाल में आए तो उस वक्त पश्चिम बंगाल की मार्क्सिस्ट या कांग्रेसी सरकार ने 100 को नहीं रखा, 50 को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट कहां कहां किया? किसी ने ये बाजू जम्मू तक एक्सपोर्ट किया, किसी ने ये बाजू केरल तक एक्सपोर्ट किया, किसी ने कर्नाटक में एक्सपोर्ट किया, किसी ने गुजरात में एक्सपोर्ट किया। आज आप देखोगे कि जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर में से जम्मू के अंदर भी आपको बांग्लादेशी रोहिंग्यास मिलेंगे, बड़े पैमाने पे मिलेंगे। वहां के जम्मू शहर के लोग बेचारे रोते हैं कि हमारी डेमोग्राफी बिगाड़ दी, ये हमको चारों बाजू से घेर लिया है। ये किसकी जमीन है? ये सरकारी जमीन है, फॉरेस्ट की, जिसका कोई धनी नहीं होता, जिसका कोई मालिक नहीं होता। ऐसे मालिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट होती है, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन लेने नहीं जाता, तो वहां जाके बस जाते हैं। यही चीज आपको बंबई के अंदर बांद्रा में ये जो दिख रही है ना, अगर पूरे बांद्रा को ही इलीगल से खत्म किया जाए, बांद्रा के काफी इलाके ऐसे हैं, और तो आपको पॉश इलाका है, कितना महंगा नहीं, जो पॉश इलाका है वो वेस्टर्न साइड में है, वो ईस्टर्न साइड की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप जमीन का कहने का मकसद ये कि जमीन कितनी महंगी है वहां पर, बहुत महंगी जमीन है, बहुत महंगी जमीन है। तकरीबन यही जो गरीब नगर की जमीन है ना, वो गरीब नगर की जमीन की आज की मार्केट कीमत तकरीबन 700 करोड़ है। 5200 स्क्वायर मीटर की जमीन की कीमत 700 करोड़ रुपए है। देखिए, एक फर्क भी बताऊं मैं कि क्या हो रहा है। एक तरफ अहमदाबाद बंबई के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है बुलेट ट्रेन के लिए। गुजरात साइड का काम पूरा हो गया तकरीबन, सबने जमीन दे दी, खेडूतों ने, मतलब जो फार्मर्स थे सबने अपनी जमीन, क्यों? वो भी तो फार्मर है ना, क्यों जमीन दे दी? क्योंकि उनको मार्केट कीमत पे गुजरात सरकार ने पैसे चुको दे दिए। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त को काम ही नहीं हुआ, फार्मर्स को कुछ दिया ही नहीं गया। तो ये प्रश्न भी है, गवर्नेंस के प्रश्न भी है, मगर साथ साथ में हुआ क्या है ऐसी जगहों पे, जैसे जम्मू में बसाए गए, वैसे ही आपको कर्नाटक के अंदर मिलेंगे रोहिंग्यास, बांग्लादेशीज, आपके नोएडा में मिलेंगे, आपके घरों में काम करने वाले हर एक मेड बोलेगी ज्यादा करके नेपाली या बांग्लादेशी, और काफियों के पास तो राशन कार्ड भी होंगे, राशन आधार सब कुछ है, आधार सब कुछ। कौन प्रोवाइड? नॉट ओनली नोएडा बल्कि आपको गुड़गांव और दिल्ली के अंदर भी मिलेंगे। यस, कौन प्रोवाइड करता है वो?
कौन प्रोवाइड करता है? देखिए, जब इनका पूरा सिस्टम चला, क्या बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश से देश के अनेक भागों में ट्रांसफर होते हैं, तो उनका एक पूरा इकोसिस्टम साथ में चलता है कि अगर जो 1000 लोग आए हैं उसमें से 50 को मुझे जम्मू भेजना है, तो जम्मू में प्रस्थापित कोई स्थानीय नेता वो 50 के आधार कार्ड बनाने का काम करता है, उसको सिस्टम में डालने का काम करता है। और ये चीजें बहुत सालों तक, मैं कहूंगा 2010-12 तक कॉन्स्टेंटली चलती रही। मैंने केंद्र दिल्ली के में खुद देखा है अपनी आंखों से, आपके कार्यकर्ताओं ने इधर जो कालिंदी कुंज के तरफ जो कच्चा इलाका था उसमें उनको बसाया, उनके आधार, और उनको इनफैक्ट रिहेबिलिटेशन किट बनाई हुई थी जिसमें गद्दा, बिस्तरा, उनके कूलर, एयर कूलर, वाटर कूलर, बर्तन, सारा कुछ उनको रहने का पूरा मतलब रिहेबिलिटेशन किट। केजरीवाल ने कितनों को बसाया? देखिए, आपने दिल्ली में कितनों को बसाया? वही पे बोल रही दिल्ली को टिकिंग टाइम बम बना दिया था, और इसी की बदौलत तो वो मगरूर था कि मैं दिल्ली की सड़कों को जाम कर दूंगा, इच्छूंगा था। बंगाल में भी सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही है ममता दी को आज, कि वहां का जो उनका बनाया इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम इस कदर टूटा है कि वो फिर से जुड़ नहीं पाएगा। हारने का गम नहीं है ये जिस प्रकार की हार हुई है ना, उसका सबसे ज्यादा रोना धोना है, क्योंकि उनकी इकोसिस्टम को ही तोड़ा गया है। आप देखोगे तो सरहदी इलाके जहां से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता था, वो इन्फिल्ट्रेशन अब ये सरकार, शुभेंदु सरकार बंद कर रही है। ये गरीब नगर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे काम हो रहा है, फेंसिंग हो रही है सर, और डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। ये गरीब नगर वाला जो किस्सा है ना, ये किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है, क्योंकि सरकार ने ये ठान लिया है कि विल सेट एन एग्जांपल नाउ। अच्छा, हिमांशु जी, जो शुभेंदु अधिकारी जी ने बात बोली ना, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, क्या ये उसी का एक उसी से जुड़ी हुई कड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वही बात है, उसको कोई भी भाषा में कहो आप। जैसे हेमंत ओदा कहते हैं बहुत सीधा, हम तो रात का अंधेरा में ऊट बाजू फेंक देगा। बात तो यही की ना। देवेंद्र फडणवीस डजंट टॉक एट टाइम्स, देवेंद्र फडणवीस डजंट टॉक, ही एक्ट्स। बाबा सीधी भाषा में बोल देते हैं कि मेरा बुलडोजर आ जाएगा। अभी देखिए, आप देखिए बंबई महानगर जो आर्थिक पाटनगर है हमारा, बंबई महानगर में इसकी, ये गरीब नगर के इंसिडेंट की असर क्या होगी? आपको दिखेगा कि वेस्टर्न रेलवे हो या सेंट्रल रेलवे, उनकी दो से हार्बर की लाइन भी हो, वहां पर रेलवे की अवैध जमीनों के ऊपर दोनों तरफ इतने बड़े लोग, इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है ना। अब रेलवे और आरएएफ 100-200 लोगों को ले जाके हर एक सबब को खाली करती जाएगी, और लोग बोलेंगे नहीं। ये दांत बैठाने वाली बात है। ये बाबा ने जो किया था ना शुरू में, बाबा को अपना एक अतीत चाहिए। यहां देवेंद्र फडणवीस को अपना एक एग्जाम्पल चाहिए, और ऐसे एग्जाम्पल जब तक स्टेट अपने आप सेट नहीं करेंगे ना, अपना स्टैंडर्ड आपको प्रस्थापित करना पड़ेगा। यहां बंबई हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि आप इसको डिमोलिश करो 7 दिन के अंदर, उसमें ये 100 घरों का ध्यान रखना। तो वहां पर डिमोलिशन के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर के डिमोलिशन के लिए लोग चढ़ते हैं, मशीनरी भी यूज नहीं करते वो, क्योंकि उसको पूरा नहीं तोड़ना है, ग्राउंड फ्लोर रहने देना है, ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं। ये आप एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे ना, तब तक ये नहीं होने वाला। और ये मत मान के चलिए कि 25 साल से गुजरात जैसा राज्य जहां भाजपा की सरकार है, वहां घुसपैठिए नहीं है, वहां भी है, महाराष्ट्र में भी है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बांग्लादेश से आई हूँ, लेट्स से,
और बंगाल से मैंने इंटर किया है, बंगाल ने मुझे आधार कार्ड और वो बना के दे दिया, तो गुजरात को तो यही लगेगा ना कि मैं बंगाल से हूँ, बंगाली हूँ। यूपी को ये लगेगा कि मैं बंगाल से हूँ। उनको कैसे पता चलेगा कि मैं बंगाल से हूँ कि बांग्लादेश से हूँ? एक 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 स्पेसिफिक ये है, देखिए मुझे बंगाली ज्यादा नहीं आती, मैं काफी कुछ बंगाली समझ सकता हूँ क्योंकि बाहर रह चुका हूँ थोड़ा बहुत, मगर ये पश्चिम बंगाल के बंगाली और बांग्लादेशी जो लोग बंगाली बोलते हैं, उस भाषा में बड़ा फर्क होता है। भाषा में बंगाली फर्क है। समझ सकते हैं, हम लोगों को जो नहीं आता। बंगाली समझता है ना, जिसको समझ में आता है ना, उसको पता चल जाता है कि ये कोलकाता की नहीं है, ये बांग्लादेश वाली Yes. वो बोलते हैं ना। पता है, क्योंकि मुझे याद है आज से 5-7 साल पहले हम तस्लीमा नसरीन के यहाँ गए हुए थे डिनर पे, तो उन्होंने ये सारी चीजें, मतलब जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। बट ऑफ कोर्स उनको ये सारी चीजें समझ में आती है, हमको नहीं समझ में आती क्योंकि हम भाषा नहीं जानते। नहीं, ये जो चीजें है ना, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बंबई के अंदर मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, बहुत ऑफन जाता रहता हूँ, मैं वहां पर काम भी कर चुका हूँ। बंबई के अंदर ही कम से कम 20 से 30 लाख बांग्लादेशी आज भी निवास करते होंगे। जब ओवरऑल 5.5-6 करोड़ हैं भारत में, तो ऑफ कोर्स इतने तो हाँ, मुंबई में होते तो 20-30 लाख बांग्लादेशी अब भी बंबई के अंदर, और विद द होप कि हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे, देखना आप। मगर जब ऐसा कोई एक्शन होता है ना, एक एक्शन होता है ना, उससे क्या होता है, ज्यादा करके आधे लोग तो वही गबर के भागना शुरू कर देते। लेकिन हिमांशु जी, क्या कोई एक ऐसा, क्योंकि हम इतना एआई और इतना सारा एडवांस टेक्नोलॉजीज और सबका इस्तेमाल करें, क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम इनको डिटेक्ट कर पाए कि कौन इलीगल है, कौन कैसे इन्फिल्ट्रेट किया जाए? कोई एक सिस्टम भी हो, मतलब कुछ इस समय का। अमर जी, आप कैसे डिटेक्ट करोगे? देखिए चलो, अगर आप, सरकार के पास तो कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए ना। नहीं, आप मान लो आप सरकार हो और मैं भारतीय नहीं हूं, आप डिटेक्ट मुझे कैसे करोगी कि मैं भारतीय नहीं हूं? मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है, भारतीय आधार कार्ड है, भारतीय रेशन कार्ड है, मैं आज 60 साल का हो गया हूं, तो मेरे पास से मेरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, बराबर है? ऐसी स्थिति में आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि मैं भारतीय नहीं हूं? जब तक मैं गलती ना करूं, जब तक मैं गलती ना करूं और वो जो मेरी मातृभाषा ओरिजिनल है, बांग्लादेशी, बंगाली, वो न बोलूं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं इस सिस्टम के अंदर पिछले 15 सालों से आके बस गया हूं। इस सिस्टम के अंदर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इस सिस्टम से मैंने अपनी रोजी रोटी चुपचाप कमाई है। ये ऐसी बात है कि यूपी के अंदर मर्डर करके कोई सूरत में आके छिपता है, वैसे ही बांग्लादेश से कोई घुस के आ गया और अपने परिवार को लेके आया और 15 साल से वो भी यहां पर बस रहा है। अभी यूपी वाला तो मेरा भारतीय है, यूपी वाले को वही डर है कि यूपी को मुझे वापस भेज देंगे, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा यहां पर और मुझे वापस यूपी भेज देंगे तो मुझ पे मर्डर का केस चल जाएगा। इस बांग्लादेशी को तो कोई शर्म भी नहीं है, वो तो जब मैं पकड़ा गया तो ज्यादा से ज्यादा मुझे फेंक देंगे। राजस्थान के एक बड़े अफसर थे, ये हकीकत है कि उनके यहां भी कांग्रेस के इकोसिस्टम के अंदर बीकानेर, जोधपुर तक बांग्लादेशियों को भेजा गया था। तो वहां के एक बड़े अफसर जो कलेक्टर रह चुके थे वहां पर, उन्होंने बात करते करते एक चीज बताई थी हमें कि हमारे पास ऐसे बहुत आए थे, हमारे पास एक 5-6 जवानों का, मतलब यंगस्टर्स का झुंड आ गया था जो बांग्लादेशी था। हमने दूसरे दिन उनको सरहद के वो बाजू भेज दिया, उनके चाचा के वहां पाकिस्तान में। उनको वहां से वापस भेजना मतलब सरकार के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है, वो क्यों करें हम?
और डिपोर्ट करना इस सब में ऑफ कोर्स प्रोसेस ये वो उसकी सारा। जगह पाकिस्तान सरहद से वो बाजू फेंक दिया। हेमंत तो विष्णु शर्मा आज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या एकदम से उठा के रात के अंधेरे में उठा के उधर रात के अंधेरे में फेंक दो। देखिए मानवता ये वो सब आता है, कहाँ आता है? जहां चीजें ढंग की चल रही हो, जहां और किसी को। हिमांशु जी, मैंने दिल्ली में कुछ सालों में देखा है कि जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलते हैं, ये कुछ ही सालों में, 4-5 सालों में बहुत ज्यादा हुए हैं, और उनको चलाने वाले ज्यादातर लोग हैं वो, मतलब मैं आई माइट बी साउंडिंग रेसिस्ट, पर छोटा कद, थोड़े काले से, थोड़ा एक अलग दिख जाता है कि ये यहाँ के नहीं, एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि नहीं है, दे आर नॉट वॉइसेस, ये बंगाल से भी नहीं है। वो पता ही चल जाता है, exactly, आपको देखने से ही पता चल जाता है। उसकी वजह है। और दूसरा, दे हैव अ पर्टिकुलर बॉडी ऑर्डर। सी आई एम नॉट गोइंग टू से अबाउट बॉडी ऑर्डर एनीथिंग मोर, क्योंकि वो जो मार्क्स बात है कल्चर है, बट हाइट और उनकी फेस और जो उनका थोड़ा सा एक अलग ही उनका फ्रेम होता है, उससे पता चल जाता है कि ये थोड़ा अलग, छोटे छोटे से, है ना। एक जमाने में अब्बाजी, अभी तो बहुत कम हो गया है कोलकाता के अंदर भी, वो एक जमाने में ये रिक्शाज होते हैं ना, अभी तो ई रिक्शाज और ऑटो रिक्शा सब आ गए। एक जमाने में लोग घोड़ा बन के रिक्शा चलाते थे, वैसे बहुत सी रिक्शाएं कोलकाता के अंदर चलती थी। जी जी जी, हाँ। और अक्सर ज्यादा करके देखा है मैंने कभी, देख के थोड़ा सा दुख होता है। ये जो स्लम डॉग मिलियनर वाली बात थी ना, जो अवार्ड दे दिया था, ये जो तुम्हारा गरीब नगर है ना, हाँ, वैसे ही बस्तियां थी, सब अवैध। और भारत की गरीबी को दर्शाने के लिए गोरी चमड़ी वालों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हाँ, ये तो नैरेटिव भारत के लिए ग्लोबली, जो वेस्टर्न मीडिया है, उसने ये दिखाया कि गरीब भारत, ऐसा भारत, अनपढ़ भारत, गंदा भारत। ये गंदे भारत को दिखाने के लिए हमने जिसको आर्ट फॉर्म करके, सत्यजीत राय जैसे बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स, इन्होंने जो रिक्शाएं दिखाई है, वो रिक्शा भारत की गरीबी और भारत के फेमीन, के भारत के लोग काले कुबड़े ऐसे होते हैं, वो दिखाने के लिए किया। और ज्यादा करके कोलकाता में मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि उस वक्त वो जो रिक्शा चलाने वाले थे ना, उसमें से 70% बांग्लादेशी थे। और वहां पर कोलकाता में एक डेफिनेट कल्चर था कि रास्तों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर रेडियां लग जाती है। रेडी मतलब वो पूरी दुकान नहीं लगेगी, हाँ, वो छोटी वो पटरी वाली। हाँ। माछ का पानी और चावल खाने वाले ये लोग, आपको पूरा कोलकाता का एरिया भरा मिलता था उस जमाने में। उसमें से तो काफी बाहर आए हैं, मगर फिर भी आज भी वो जो कैरम क्लब का कल्चर है कोलकाता का, वो कल्चर ने इतना पनपा है कि ये बांग्लादेशियों को ये बॉर्डर खुली रख के आने ही दिया है। और आज जो ये गरीब नगर जैसी चीजें होती है ना, प्रिया दत्त ने क्या किया, ये गरीब नगर की बात करते हैं, सुनील दत्त के बाद उनकी बेटी वहां से एमपी रह चुके, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या किया, इतनी बातें करते थे ना। यही एरिया एक है जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक जमाने में अपना गढ़ बनाया था। वहां पर जो रिजवी है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वे सर्वा, वो भी इसी एरिया से है। रिजवी बिल्डर्स बोलते हैं उसको। ओके, रिजवी बिल्डर्स। ओके, वो रिजवी भी पहली बारी 96 में चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के सुनील दत्त, समाजवादी पार्टी के रिजवी, और उनके सामने थे मधुकर सरपोतदार शिवसेना के। उन जमाने में शिवसेना, बाला साहब जिंदा थे, तो शिवसेना और भाजपा की 3-3 सीट होती थी मुंबई के अंदर, 6 में से। तो तब से पनपा है ये इकोसिस्टम, और इसको हवा ही दी जाती है।
आप अगर समझ लो बांद्रा टर्मिनस से कोई ट्रेन लेने वाले हो अंबर जी, और आप अंधेरी से निकले, आपने सोचा बांद्रा तक ही जाना है तो मैं रिक्शा से चली जाती हूं, और अगर आप गलती से आधा घंटा ज्यादा देके नहीं निकली तो आपकी ट्रेन डेफिनेटली चली जाएगी। कुछ न होने के बावजूद भी वहां पर ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना, ऐसी गलियां हैं, आपको खुद को डर लगेगा, आपको खुद को डर लगेगा कि यार वहां बांद्रा टर्मिनस नहीं जाना है, मैं अंधेरी से बोर्ड कर लूंगा ट्रेन, भले 2 मिनट ही खड़ी रहती है। तो इस प्रकार की स्थिति थी, और इसमें जब ये होता है ना तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक संकेत है, संदेशा है पूरे भाजपा की इकोसिस्टम को कि आपके स्टेट के अंदर रेडी हो जाओ, एक के बाद एक थिंग्स आर गोइंग टू गो, क्योंकि अब बहुत प्रयत्न करने वाले। बिल्कुल, तो अब ये कह सकते हैं कि जो क्रैकडाउन सरकार ने शुरू किया था कुछ महीनों पहले, जो इलीगल घुसपैठिया जिसको हम कहते हैं, उनके विरुद्ध अब वो देशव्यापी स्तर पर फैल चुका है। और अब ऑफ कोर्स ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से सरकार पुश कर रही है तो जरूर बड़ा इसमें हम कोई रिजल्ट देखेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।